दोस्तों, हम कई बार अपनी जिंदगी में सत्य और मिथ्या में फर्क नहीं कर पाते। जिसे हम सत्य मानते हैं वो मिथ्या होती है। जिंदगी में हमारे साथ कई बार ऐसे हादसे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, जिनका हमारे या साइंस के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। उन हादसों को हम एक बुरी याद समझकर भूल जाते हैं। आज की कहानी मेरे साथ घटित एक सत्य घटना पर आधारित है। मैं कहानी का मुख्य पात्र नहीं हूँ, मगर एक किरदार जरूर हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ता था। मुंबई के कल्याण स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पर मेरा कॉलेज था। हर दिन की तरह मैं कल्याण स्टेशन से ऑटो में अपने कॉलेज की तरफ निकला। अचानक ट्रैफिक सिग्नल पर ऑटो वाले ने गाड़ी को रोक दिया। चूंकि उस दिन मेरा एग्जाम था तो मैं अपनी किताबों में खोया हुआ था। अचानक मुझे लगा कि एक बूढ़ी सी दिखने वाली औरत न जाने कहां से मेरे पास आई और मेरे बाल पकड़कर खींचने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी सोनू कहाँ है, मुझे सोनू लाके दो। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, ऑटो वाले ने उस औरत को डराकर भगा दिया। मैं एकदम घबरा गया था। ऑटो वाला बोला, भैया ये एक पागल औरत है, ये सिग्नल पर ही रहती है और ऐसी हरकतें करती है, आप घबराइए मत। उस दिन के बाद मैंने उस औरत को कई बार उस ट्रैफिक सिग्नल के आसपास देखा। मेरे मन में ख्याल आता था कि ऐसा क्या हुआ होगा इसके साथ, इसकी बेटी के साथ, जो ये ऐसी हो गई। ये देखने में तो एक भले घर की लगती है, जरूर इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा। एक दिन टैक्सी में सफर करते हुए मुझे टैक्सी ड्राइवर ने उसकी कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर मैं खुद विश्वास नहीं कर पाया। मैं आपका सूत्रधार सत्या आपके समक्ष एक सत्य घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपका भी दिल दहल जाए। कहानी की संवेदनशीलता को देखते हुए पात्रों के नाम मैंने बदल दिए हैं। आज की कहानी का नाम है पड़ोसी। ये कहानी कविता और उसकी बेटी रिया की। कविता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में काम करती है। उसके पति को मरे हुए आज 2 साल हो गए। उसकी एक बेटी है रिया, जो 3 साल की है। रिया को वो प्यार से सोनू बुलाती है। कंपनी में प्रमोशन के कारण कविता का ट्रांसफर कल्याण ब्रांच में हुआ। मुंबई जैसे बड़े शहर में अपनी बेटी को अकेला छोड़ इतना दूर काम करने जाना उसको शायद पसंद नहीं आया। क्यों ना हो, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। उसने कल्याण में एक छोटा सा फ्लैट देख लिया और वहीं शिफ्ट हो गई। फ्लैट भी ऐसा जिसकी बालकनी से उसे पूरा कल्याण शहर दिखता था। इतनी हवादार और साफ सुथरा फ्लैट उसे बहुत कम दाम में मिला था। वो अपनी किस्मत पर ताज्जुब कर रही थी। घर को शिफ्ट करने के लिए उसने कंपनी से 3 दिन की छुट्टी ली थी। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना घर जमा रहे थे। अभी किचन का सामान पूरी तरह सेट नहीं हुआ था। इसी बीच रिया ने कहा, मम्मी मुझे भूख लग रही है। इससे पहले कि कविता कुछ कह पाती, उसके घर की डोर बेल बजी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो एक औरत खड़ी थी। उस औरत के हाथ में एक थाली, उसमें चाय और कुछ बिस्किट थे। उस औरत ने अपना परिचय दिया, बेटा मेरा नाम सावित्री है, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। मैं पड़ोस के फ्लैट में रहती हूँ। मैंने देखा कि आज सुबह तुम्हारा सामान आया है। मैं सुबह से ही तुमसे मिलना चाह रही थी, मगर तुम सामान रखवाने में बिजी थी, इसलिए सोचा कि डिस्टर्ब ना करो, पर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं चली आई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कविता ने कहा, आइए आंटी, मगर मैं आपको कहाँ बैठने को बोलूँ, पूरा सामान बिखरा पड़ा है। सावित्री ने कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बाजू वाले फ्लैट में ही रहती हूँ। मेरे हस्बैंड रिटायर्ड हैं, मेरे दोनों बच्चे लंदन में हैं। हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि इस फ्लैट में कोई रहने आया। काफी दिनों से हमें अकेलापन महसूस होता था। तभी सावित्री की नजर कविता की बेटी रिया पे पड़ी। सावित्री ने तुरंत ही रिया को गोद में उठा लिया। कहा, अरे वाह, कितनी सुंदर बिटिया है, आपका नाम क्या है? रिया ने तुतलाते हुए अपना नाम सोनू बताया। सावित्री ने कहा, अभी मैं इसके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। वो तुरंत गई और कुछ देर में रिया के लिए हलवा बना के ले आई। कविता ये सब देख रही थी। उसे बड़ा अजीब लग रहा था, मगर सावित्री की उम्र देखकर कविता को उस पर कोई शक नहीं हुआ। सावित्री ने कविता के घर जमाने में उसकी मदद भी करी। शाम को वह कविता और रिया के लिए डिनर भी ले आई। सावित्री ने कविता को बताया कि
फ्लैट में सुबह 6 बजे पानी आता है, अखबार वाला 6:30 बजे आता है। ऐसे सोसाइटी की सारी बातें सावित्री ने कविता को बताई। कविता को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसके पड़ोसी ऐसे हैं जो उसका ख्याल रख सकते हैं, उसे जरूरत पड़ने पर साथ भी दे सकते हैं। देखते ही देखते 2 दिन निकल गए। कविता और सावित्री दिन भर खूब बातें करते और समय कब निकल जाता उन्हें पता भी नहीं चलता। रिया भी सावित्री के साथ काफी घुल मिल चुकी थी। सावित्री चाहती थी कि रिया उसे नानी बुलाए और रिया भी सावित्री के साथ बहुत खुश रहती थी। कविता ने रिया के लिए एक झूलाघर देख लिया था। जब उसने इस बारे में सावित्री से जिक्र किया तो सावित्री ने कहा, तुम्हें क्यों अपना पैसा खराब करना है बेटा? रिया हमारी पोती जैसी है, आप रिया को हमारे घर पे छोड़ दिया करो, हम उसका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। कविता ने मना किया। कविता ने कहा, आंटी ऐसे रोज रोज आपको तकलीफ देना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने रिया के लिए एक झूलाघर देख लिया है, वो स्कूल से अपने झूलाघर चली जाएगी और शाम को मैं रिया को घर लेती आऊंगी। हम बांद्रा वाले घर में भी ऐसे ही करते थे। सावित्री ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, मगर कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो आप रिया को हमारे घर पे छोड़ सकते हो। अगली सुबह कविता अपने ऑफिस के लिए तैयार थी। वो रिया के लिए वैन का इंतजार कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। वैन वाले ने फोन पर कहा कि वो गलत कॉलोनी में चला गया है और आज वो रिया को लेने नहीं आएगा, वो कल से रिया को पिक करेगा। अब कविता के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। उसे ऑफिस जाना था, मगर रिया को कहां छोड़ के जाती। अचानक उसके सामने सावित्री आई। उसने सावित्री से कहा, आंटी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो क्या आज रिया को आप अपने घर पे रख सकते हैं? मैं हाफ डे लेकर घर आ जाऊंगी। सावित्री ने कहा, बेटा आप निश्चिंत होकर रिया को हमारे पास छोड़ के चले जाओ, हम रिया का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। कविता ने रिया को सावित्री के पास छोड़ा और अपने ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ देर बाद ऑफिस पहुंचने पर कविता को याद आया कि वो रिया का लंच बॉक्स घर के टेबल पर ही छोड़ चुकी है। उसने तुरंत सावित्री को फोन लगाया। पूरी बेल बजने पर भी सावित्री के घर का फोन नहीं उठा। कविता ने लगातार 3-4 बार उसे फोन लगाया, मगर फोन रिसीव नहीं हुआ। कविता थोड़ी घबरा गई, मगर वो निश्चिंत थी कि पड़ोसी हैं, रिया कहीं नहीं जाएगी, और वो अपने काम में लग गई। चूंकि 3 दिनों से वो छुट्टी पर थी, उसके पास काफी काम था। उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। ऑफिस से निकलते ही उसने सावित्री के लिए कुछ स्वीट्स खरीदे, रिया के लिए कुछ फ्रूट्स और चॉकलेट्स खरीदे। अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचते ही उसने सावित्री को एक बार फिर फोन लगाया, ये पूछने के लिए कि सावित्री को कुछ खाने पीने का सामान तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो मार्केट में थी। इस बार भी फोन नहीं उठा। कविता एकदम घबरा गई। उसे याद आया कि सुबह से उसने सावित्री को कम से कम 7-8 बार फोन लगाया है, मगर एक बार भी फोन नहीं उठा और ना ही जवाब आया। वो तुरंत अपने फ्लैट के पास पहुंची। उसने देखा कि सावित्री के फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। काफी इंतजार करने के बाद वो नीचे वॉचमैन के पास आई और उसने पूछा, भैया फ्लैट नंबर 11B में जो आंटी रहती हैं वो कहाँ गई हैं? वॉचमैन ने कहा, आप कौन हैं और आपको उनसे क्या काम? कविता ने कहा, वो मेरे बगल वाले फ्लैट में रहते हैं, मैं अभी अभी उस फ्लैट में 3 दिन पहले शिफ्ट हुई हूँ। आज सुबह मैंने अपनी बेटी को उनके घर पे छोड़ा है और जब मैं अब उन्हें लेने गई तो उनके घर पे ताला लगा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आंटी कहाँ गई हैं? वॉचमैन कुछ देर तक सोचता रहा। उसने दोबारा पूछा, मैडम आपको कंफर्म है, क्या आपने अपनी बेटी को उन्हीं के घर पे छोड़ा था, फ्लैट 11B में? कविता ने कहा, भैया वो मेरे पड़ोसी हैं, सावित्री आंटी, 11B। वॉचमैन ने रजिस्टर चेक किया, मगर उसने ये कंफर्म करने के लिए चेक किया कि कविता किस फ्लैट में आई। उसने कहा, हाँ मैडम आप तो उनकी पड़ोसी हैं, आपने अभी अभी 11A फ्लैट में शिफ्ट किया है, मगर मैडम ये कैसे हो सकता है कि आप अपने बच्चे को उनके घर पे छोड़ सकती हैं? कविता अब बहुत गुस्से में आ चुकी थी। एक तो उसकी बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था और वॉचमैन बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा था। कविता ने कहा, मुझे इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी से मिलना है, मुझे सावित्री आंटी का दूसरा नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। वॉचमैन ने घबराकर सेक्रेटरी को बुलाया। सेक्रेटरी के आते आते वहां काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। कविता से हर कोई बार बार वही सवाल पूछ रहा था कि आपने सावित्री के घर पे ही अपनी बेटी को छोड़ा है? क्या सावित्री को आपने देखा है? क्या कंफर्म है कि सावित्री के घर पे आपने बेटी को छोड़ा है? तभी सेक्रेटरी एक फोटो एल्बम लेके आते हैं। उस एल्बम में एक फोटो पर निशान लगाते हुए सेक्रेटरी से पूछता है, क्या आपने इन्हीं के घर पे अपनी बेटी को छोड़ा है? क्या आपने इन्हीं से बात करी थी? कविता ने देखा कि वो सावित्री आंटी की फोटो थी। कविता ने कहा, हाँ मैंने अपनी बेटी को इन्हीं के घर छोड़ा है, ये मेरे पड़ोस के फ्लैट में रहती हैं। 3 दिनों से ये सुबह शाम मुझे खाना खिला रही हैं, मेरे घर जमाने में इन्होंने मेरी बहुत मदद करी।
आज सुबह ऑटो वाला नहीं आया तो मैंने अपनी बेटी को इनके यहाँ छोड़ दिया। अब मैं थोड़ा लेट क्या हो गई, आप सब लोग मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही? तभी सेक्रेटरी ने कविता को एक अखबार लाकर दिखाया। अखबार के फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, दंपति अपने फ्लैट में मरे हुए पाए गए। उनकी मौत कैसे हुई, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। उनकी लाशें पूरी तरह सड़ चुकी हैं, मानो उनकी मौत कई दिनों पहले हो गई। जैसे ही उसने दंपतियों की फोटो देखी, वो घबरा गई। वो फोटो सावित्री की थी, जिसकी आज से 2 साल पहले मौत हो चुकी है। तब से ही उनका फ्लैट बंद था, उस पर ताला लगा हुआ है। कविता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 3 दिनों से वो औरत जो सुबह शाम उसे खाना खिला रही थी, जिसके पास उसने अपनी बेटी को छोड़ा था, वो औरत इंसान नहीं, एक आत्मा थी। मगर उसे चिंता थी अपनी बेटी की। उसकी बेटी कहाँ है? तब से आज तक कविता अपनी बेटी को ढूंढ रही है। कविता की बेटी कहाँ है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कविता अपनी बेटी के गम में पागल हो चुकी है। आज भी रोड पर सावित्री का नाम लेते हुए दौड़ती दिखती है। क्या आप जानते हैं कविता की बेटी कहाँ होगी? ऐसी ही दिल दहलाने वाली कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें कहीं अनकहीं बाय सत्या। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।